हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये है हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 16 अप्रैल 2017। तो आज संडे है, जैसा कि आप लोग जानते हो संडे को हम वीकली रिवीजन करते हैं जिसमें हम कवर करते हैं मंडे टू सैटरडे के हमारे सभी एमसीक्यू। सो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा एक डिस्क्लेमर, हमारा रेगुलर डिस्क्लेमर जी। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर कवर करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो हमने वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप वीडियो देख के एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, क्योंकि अगर इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन देंगे तो वीडियो जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और रिवीजन वीडियो के पीछे सिर्फ हमारा यही मकसद है कि हमें अच्छे से रिवीजन करनी है और क्वेश्चन एंड आंसर जो फर्स्ट ट्राई में हमें आपको थोड़े कठिन लगे थे, गलत हो गए थे, उन्हें इस बार सही करना है। ओके फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक और नोटिस कह सकते हैं आप इसे, कि क्या है ना, हमारे एक फ्रेंड ने हमें पूछा था कि न्यूक्लियर जो हमारी पावर है उस पर वीडियो बनाने के लिए, साथ ही साथ हमारे एक दूसरे फ्रेंड ने हमें कहा था कि साइंस एंड टेक पे वीडियो बनाने के लिए। और हमने क्या सोचा था कि हमें एनवायरनमेंट जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसके भी कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी कवर करना है। और हमने पहले क्या डिसाइड किया था कि हमने ना इसके लिए मई मंथ रिजर्व रखा है, मतलब मई मंथ के कुछ दिन जो है वो इस पार्ट के लिए रिजर्व रखे। हम ऐसे ही सोच रहे हैं कि क्या है ना, कि अगर ये एनवायरमेंट साइंस एंड टेक ये जो पार्ट है ना वो बहुत ही रट्टा रट्टा वाला पार्ट है। तो हमें मतलब हम करेंगे ऐसे कि एग्जाम के जस्ट थोड़े से पहले ये वीडियो जो है ना वो पोस्ट कर देंगे, सो दैट एक या दो बार भी अगर आपने ये वीडियो देख लिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मतलब ये आपने अगर अभी देख लिया ये जो एनवायरनमेंट बाकी साइंस एंड टेक का पार्ट, तो मतलब एग्जाम के आते वक्त है ना आपको फिर से देखना पड़ेगा, सो दैट आपका भी टाइम बचाना है और हमारा भी, मतलब हमें भी अच्छे से टाइम को यूटिलाइज मेन मेन काम के लिए यूटिलाइज करना है। इस सोच के साथ हमने ये सोचा है कि हम ये जो तीनों सेक्शन जो अभी हमने कहा, दैट इज साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड न्यूक्लियर पावर, ये जो है हम मई मंथ में प्रोवाइड करेंगे। आप बताइए हमें ये हमारा जो सुझाव है आपको कैसा लगता है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट डे 10th अप्रैल 2017। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट चंपारण सत्याग्रह। तो देखिए कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। The first सत्याग्रह मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय मोहनदास गांधी ऑक्योर्ड इन चंपारण्य डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। मतलब ये जो चंपारण्य में हुआ था ये पहला सत्याग्रह था, फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट थी। नेक्स्ट इज द वर्ड सत्याग्रह वाज यूज फर्स्ट टाइम इन एंटी रॉलेट एक्ट एजिटेशन। मतलब यहाँ पे सत्याग्रह मूवमेंट हुई तो थी, लेकिन ये जो सत्याग्रह वर्ड, ये जो कॉइन टर्म जो है वो कॉइन कर दी गई थी रॉलेट एक्ट एजिटेशन के दौरान। ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ही वॉज ज्वाइंड बाय, मतलब महात्मा गांधी वॉज ज्वाइंड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल इन चंपारण्य सत्याग्रह। तो ये बात इनकरेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना, इन्होंने गांधी जी को खेड़ा सत्याग्रह के वक्त सहायता की थी यहाँ पे। मतलब चंपारण्य सत्याग्रह में देखिए किसने मदद की थी, तो ब्रिज किशोर प्रधान, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी, राम नवामी प्रसाद एंड बाद में इनको जवाहरलाल नेहरू ने ज्वाइन किया था। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो बात हमारे करेक्ट है। ठीक है, सो बी 1 एंड 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट हमें वर्धमान महावीर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए वर्धमान महावीर वॉज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर हु इज ऑफन कॉल्ड एज फाउंडर ऑफ जैनिज्म। नेक्स्ट इज महावीर taught the observance of the vows, that is ahimsa, non violence, satya, that is truth, asteya, that is non stealing, brahmacharya, that is chastity, and aparigraha, that is non attachment. तो इज नेसेसरी टू एलिवेट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब हमारी जो लाइफ है इसको एलिवेट करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ एलिवेट करने के लिए जो महावीर थे इन्होंने 5 ये वूज बताए थे, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज ही गेव द प्रिंसिपल ऑफ अनेकांतवाद, दैट इज प्लूरलिज्म, स्यायवाद एंड न्यायवाद। ऐसे 3 प्रिंसिपल जो थे वो वर्धमान महावीर द्वारा दिए गए थे। तो देखिए इसका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बात सही है, लेकिन फर्स्ट इनकरेक्ट है। इनको कहा तो जाता है कि ये फाउंडर थे जैनिज्म के, लेकिन ये फाउंडर थे लेकिन फर्स्ट जैन तीर्थंकर नहीं थे, ये लास्ट जैन तीर्थंकर थे, दैट इज 24th जैन तीर्थंकर। ऑलराइट, सो फर्स्ट इनकरेक्ट है, हमें करेक्ट पूछा था तो आंसर है सी, दैट इज 2 एंड 3। थर्ड क्वेश्चन इज हमें लकी ग्राहक और डिजी धन व्यापार योजना इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए पहला क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीक्स टू प्रमोट द डिजिटल पेमेंट मेथड टू एनकरेज द कंज्यूमर्स एंड मर्चेंट टू इंक्रीजिंगली शिफ्ट टू डिजिटल पेमेंट मोड थ्रू दिस स्कीम। मतलब ये तो आप जानते होंगे कि हमें डिजिटल पेमेंट करना है, इसके लिए ये जो योजना थी वो बनाई गई थी। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज द स्कीम स्पेशली फोकस ऑन ब्रिंगिंग द पुअर एंड लोअर मिडिल क्लास एंड स्मॉल बिजनेसमैन इनटू द डिजिटल पेमेंट फोल्ड। मतलब ये तो हो गया इसका कि हमें डिजिटल पेमेंट की तरफ
जाना है, लेकिन इसके साथ साथ जो इसका मेन फोकस किस पे है, तो ब्रिंगिंग पुअर, जो कोई पुअर लोग है, मिडिल क्लास के लोग हैं, और साथ ही साथ स्मॉल बिजनेसमैन जो है, इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ लाना है, ऐसा इसका मेन फोकस है। तो ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट, ये बात भी सही है। और थर्ड जो है ना, इट इज लॉन्च बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड नीति आयोग इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। जी, इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया है, और जो है ना हमारी एनपीसीआई, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। ऑलराइट, मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, हमारा आंसर है बी, दैट इज 1 एंड 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, भारत के वीर इस वेब पोर्टल, ये वेब पोर्टल किससे रिलेट करता है? तो ये आप जानते होंगे, अक्षय कुमार सर जो है उन्होंने इसके बारे में आइडिया दी थी। तो इसका आंसर है टू एनेबल द पीपल टू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स फैमिली ऑफ मार्टिर्स। ओके, जो हमारे सैनिक जो है वो जिनकी युद्ध के या फिर कुछ किसी अटैक वगैरह इसमें मौत हो जाती है, तो इनके फैमिली वालों को पैसे प्रोवाइड करने के लिए, मतलब लोगों से पैसे इनको मिल सके, इसलिए ये भारत के वीर वेब पोर्टल जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है संगम रेडियो। संगम रेडियो जो है वो तेलंगाना में है, और ये हमारा पहला कम्युनिटी रेडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स क्वेश्चन, इसमें से करेक्ट मैचेस हमें बताने। तो देखिए, कम्युनिटी एंड रीजन, कुर्द कहाँ पे? तो मिडल ईस्ट में, मधेसीज भूटान एंड रोहिंग्या म्यांमार। तो देखिए, कुर्द जो है वो करेक्ट है, दैट इज मिडल ईस्ट में है। रोहिंग्या भी करेक्ट है, ये म्यांमार में अराकान जो एरिया है वहां पे है। लेकिन मधेसीज जो है वो नेपाल में है, भूटान में नहीं। ठीक है, तो आंसर है सी, दैट इज 1 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन ये यहाँ पे ये कुर्द है, ये देखिए ये बहुत बड़ा रीजन है, टर्की में इसमें आता है, सीरिया का कुछ रीजन आता है, और साथ ही साथ ये ऐसा बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, कुर्द जो है, और ये अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे हैं कुर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताएं। तो देखिए, पहला क्या है कि आईयूसीएन स्टेटस के तहत ये एंडेंजर्ड स्पीसी है ऑलिव रिडले। नेक्स्ट इज द ऋषिकुल्य रुरकी कोस्ट ऑफ गंजम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा इज अ मेजर नेस्टिंग साइट फॉर ऑलिव रिडले टर्टल्स। मतलब क्या है कि ये जो ओडिशा में गंजम डिस्ट्रिक्ट जो है ना, यहाँ पे ये नेस्टिंग के लिए आते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट है, ऐसा बी स्टेटमेंट है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट से ये आईयूसीएन स्टेटस के तहत एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, और ये ओडिशा में, ये तो आप जानते होंगे कि ओडिशा में इनका एक नेस्टिंग साइट होती है, जहाँ पे ये इस समय मार्च अप्रैल के समय यहाँ पे भारी मात्रा में इकट्ठा होते हैं, सो दैट ये अपने एग्स जो है वो ले कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 क्वेश्चन, हमें 73rd अमेंडमेंट के तहत कौन सी प्रोविजन जो है वो कंपलसरी है, ये बताना है। तो देखिए, पहला क्या है, ऑर्गेनाइजिंग ग्राम सभा इन विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस, मतलब ग्राम सभा ऑर्गेनाइज करना है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी एंड एसटी इन पंचायत। थर्ड इज गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट। एंड लास्ट इज रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट फॉर वीमेन इन पंचायत एट ऑल 3 लेवल्स। देखिए, तो इसका जो है ना, दैट इज 73rd अमेंडमेंट में कौन सी प्रोविजंस कंपलसरी है? तो फर्स्ट है, दैट इज ग्राम सभा ऑर्गेनाइज करना है। सेकंड भी है कि एससी और एसटी लोगों के लिए ग्राम सभा पंचायत में रिजर्व सीट करने, सेकंड है, फर्स्ट है। थर्ड नहीं है, ये जो है ना, ये कंपलसरी प्रोविजन नहीं है थर्ड। और फोर्थ जो है वो भी कंपलसरी प्रोविजन है कि विमेंस के लिए 1/3 सीट जो है वो अलॉट करने हैं, ठीक है, रिजर्व करने हैं। सो 1, 2 एंड 4 इसके आंसर है। हमने कहा था कि आप है ना क्या कर लीजिए, जो कोई कंपलसरी प्रोविजन जो है ना वो पूरी तरह से रट लीजिए, सो दैट कि कोई भी इस पे क्वेश्चन पूछा जाए, तो अगर मतलब नॉन कंपलसरी कौन सी ये अगर पूछा जाए, तो आपको पता है ना कि कंपलसरी कौन सी है, तो इसमें से आप ऑप्शन कंपलसरी के मिटा सकते हैं। तो हम मतलब एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे, अगर वैसे भी पूछा जाए, तो नॉन कंपलसरी भी पूछे जाए तो इसलिए कंपलसरी जो है वो अच्छे से रट लीजिए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, गोल्डन ड्रग ट्रायंगल ये कौन से रीजन में आता है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो देखिए, म्यांमार, लाओस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड थाईलैंड। तो इसका जो आंसर है वो है म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। ठीक है, ये गोल्डन ट्रायंगल है। और अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो है ना वो गोल्डन क्रेसेंट के तहत आते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये गोल्डन क्रेसेंट हो गया, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक ये पूरा रीजन आता है, और यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल है। ऑलराइट, यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल है। इसके बारे में भी हमने हमारे रेगुलर वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया था, आप वो चाहे तो देख सकते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गल्फ ऑफ एडन जो है वो कौन से दो इज लोकेटेड बिटवीन? तो देखिए, यमन, ओमान, सोमालिया, ईरान एंड यूएई। तो इसका आंसर जो है ना, गल्फ ऑफ एडन, ये देखिए, ये यहाँ पे येमेन है, येमेन, और यहाँ पे ये सोमालिया। तो इन दोनों के बीच ये गल्फ ऑफ एडन है। ठीक है, तो ये याद रखिए, सोमालिया जो है इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका इस नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे बाब अल मंडब ऐसी ये स्ट्रेट है। ठीक है, बाब अल मंडब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फ्रॉम 14th April 2017. So first question is,
जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रासलैंड का टाइप कौन सा है, तो ये आप जानते होंगे, इसको डाउन्स इस नाम से जाना जाता है जी। हमने इसके बारे में देखा था यहाँ पे, पंपास, प्रेरी, वेल्ड, स्टेप्स एंड डाउन्स, ठीक है। तो ये हमने कैसे प्रेरीज के बारे में हमने बताया था कि प्रेरीज कैसे याद रखना है। तो जो सबसे पहले विंडोज एक्सपी आता था, तो विंडोज एक्सपी में ये ऐसी इमेज आती थी सबसे स्टार्टिंग में। तो ये देखिए, ये जो है ना, ये प्रेरीज का प्रकार है। तो विंडोज एक्सपी मतलब माइक्रोसॉफ्ट जो है वो यूएसए से है, तो ये आप जानते होंगे। तो यह इससे ये बात याद रखनी कि यहाँ पे प्रेरी जो है वो अमेरिका में आते हैं, साथ ही साथ पंपास मतलब पीपी जो है वो दोनों अमेरिका में। वेल्ड और स्टेप्स ये याद रखना है, स्टेप्स जो है वो हमारे एरिया में, और वेल्ड वेल्ड ही सिर्फ हमें याद रखना होगा कि ये अफ्रीका में है। बाकी डाउन्स जो है वो ऐसे हमने कहा था कि सबसे नीचे है ऑस्ट्रेलिया इस रीजन में, तो सबसे नीचे डाउन्स और डाउन ऐसे याद रखिए, तो हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एलएनजी के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो देखिए फर्स्ट क्या है, इट इज अ ओडरलेस, कलरलेस एंड नॉन टॉक्सिक। नेक्स्ट इज मीथेन इज द ओनली कंटेंट इन एलपीजी एलएनजी। Third is it is very costly to use as it is clean alternative for coal based power, and last is it doesn't get ignited at liquid state। ठीक है, तो देखिए इसका जो है ना मतलब फर्स्ट जो है वो बात सही है कि ये ओडरलेस है, कलरलेस है, नॉन टॉक्सिक है। लेकिन ये ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ मीथेन ही इसका मेन कंटेंट है जी। मीथेन 95% है, लेकिन क्या है ना, इसके साथ क्या है ना कि बाकी आई थिंक नाइट्रोजन भी है इसमें, और ब्यूटेन है, तो ये भी है इसके कंटेंट में। सो मीथेन ओनली कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, सो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। एंड ये वेरी कॉस्टली नहीं है, मतलब ये अल्टरनेटिव फ्यूल है लेकिन कॉस्टली नहीं है। तो हमारे 2 एंड 3 जो है वो इनकरेक्ट है, हमारा सिर्फ 1 एंड 4 जो है स्टेटमेंट एलएनजी के बारे में ये करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि कार्बन सिंक्स के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, कार्बन सिंक्स आर नथिंग बट द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट इटसेल्फ विच सिंक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरमेंट। मतलब ये हमारे एनवायरमेंट का ही पार्ट होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सिंक मतलब सोख लेते हैं, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज कार्बन सिंक्स डजंट इमिट कार्बन बाय देमसेल्व्स, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है, मतलब ये खुद से कार्बन इमिट नहीं करते हैं। एंड थर्ड इज एटोट्रॉपिक प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, पोलर आइस आर क्रूशियल कार्बन सिंक्स। मतलब ये जो हमने बताया है, ये एग्जांपल्स ये हमारे क्रूशियल कार्बन सिंक्स है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट से ये कि ये हमारे एनवायरमेंट का ही पार्ट होते हैं। तो देखिए मतलब ये ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, पोलर आइस, ये तो हमारे एनवायरमेंट का ही पार्ट है ना। तो ये बात सही है कि ये जो एनवायरमेंट का पार्ट है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब अपने अंदर समा लेते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बात करेक्ट है, लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो तो सुबह कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब एब्जॉर्ब यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन रात में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं ना। तो इस वजह से सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। हमारा आंसर जो है वो है 1 एंड 3 ओनली। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हमारे इंडिया में, ये किसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं? तो इसका आंसर है आरबीआई द्वारा। ठीक है, ये याद रखिए, फॉरेन एक्सचेंज जो है रिजर्व वो हमारे आरबीआई द्वारा मैनेज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए फ्लैग शुड बी फ्लोन एट हाफ मस्ट एज अ साइन ऑफ मॉर्निंग। मतलब मॉर्निंग मतलब मीन्स अगर कोई दुखद घटना वगैरह हो जाए तो हमारा फ्लैग जो है उसको आधे तक लाके इसको क्या कहते हैं, लहराना है, ऐसा मतलब आधे तक लाना है, ऐसा ये फ्लैग कोड के तहत बताया गया है। ये जो है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ये जो है ना फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, ये हमने हमारे रेगुलर वीडियो में अच्छे से कवर कर लिया था। अगर आपको और भी इसके बारे में कुछ जानना हो तो आप हमारे रेगुलर वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज मिडाजोलम। मिडाजोलम क्या है? इट इज एन एग्जीक्यूशन ड्रग यूज्ड इन यूएस, एग्जीक्यूशन, ओके, एग्जीक्यूशन करने के लिए। और साथ ही साथ जो सर्जरीज वगैरह भी होती है ना, इसके लिए भी ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। नक्शे के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताएं। नक्शे ये क्या है? तो द ओपन सीरीज मैप्स हैव बीन मेड अवेलेबल फॉर द फ्री डाउनलोड। मतलब ये जो नक्शे है इसके तहत जो हमारे मैप्स है वो फ्री डाउनलोड के लिए बनाए गए, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द सर्वे ऑफ इंडिया, द प्रिंसिपल मैपिंग एजेंसी ऑफ द कंट्री, इज सेलिब्रेटिंग 100th एनिवर्सरी दिस ईयर। मतलब ये यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसके 100 साल पूरे हो गए, इसके तहत ये नक्शे जो है वो प्लेटफॉर्म बनाया गया, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। तो देखिए ये जो फर्स्ट है कि नक्शे के तहत ओपन सीरीज मैप जो फ्री डाउनलोड के लिए बनाए गए, ये बात सही है। लेकिन ये जो सर्वे ऑफ इंडिया है ना, इसको 100 साल नहीं, इसको 250 साल हुए। ठीक है, ये मतलब बहुत ही हमारे लिए अच्छी बात है कि कोई हमारी एक एजेंसी है जो
वर्ल्ड में सबसे पुरानी एजेंसियों में से है जो इस पर्टिकुलर सर्वे मतलब मैपिंग के लिए बारे में काम करती है। तो ये बात याद रखिए, सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसको 250 साल हुए, इसने ये ओपन सीरीज मैप सब लोगों के लिए डाउनलोडिंग के लिए, फ्री डाउनलोडिंग के लिए रखे हैं। लेकिन इसमें भी आपको आधार कार्ड जो है वो आधार कार्ड की ज़रूरत है, ठीक है, आधार नंबर की ज़रूरत है। तो ये भी आप बता सकते हैं आधार कार्ड कार्ड की मैंडेटरी अब कहाँ कहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारांश जो है इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए क्या है, इट इज़ एन इन हाउस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस एजुकेशन, मतलब चिल्ड्रंस जो हमारे बच्चे हैं इनका एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए इन हाउस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है ये। नेक्स्ट इज द डाटा ड्रिवन एनालिसिस एम्पावरिंग स्कूल एंड पेरेंट्स टू टेक बेस्ट डिसीजन फॉर स्टूडेंट्स, मतलब इसमें ना एनालिसिस करते हैं जो कुछ डाटा है इसका, और जो मतलब पेरेंट्स और स्कूल को बच्चे के बारे में अच्छे से डिसीजन लिया जा सके, इसके बारे में है ये सारांश। थर्ड इज equip schools and parents to review the students performance in various subject, मतलब क्या है कि सारांश के अंदर अभी अगर डाटा एनालिसिस किया जाएगा तो बच्चे का जो बाकी परफॉर्मेंस है वो बढ़ाने के लिए, मतलब अच्छा करने के लिए ये जो है वो हेल्पफुल रहेगा, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट इन यूनियन लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है ये बात सही है, लेकिन एजुकेशन जो है ना वो यूनियन लिस्ट में नहीं आता, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है 1, 2 एंड 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर उन्नत भारत अभियान। तो उन्नत भारत अभियान के बारे में कौन सा करेक्ट है। देखिए पहला क्या है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल इंडिया, ये प्रोग्राम किस लिए है, तो अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल इंडिया। देखिए उन्नत है तो हम ये मतलब आइडिया लगा सकते हैं कि अपलिफ्टमेंट होगा, बस ये अभी रूरल इंडिया के लिए या नहीं ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज इट इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम, मतलब ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज द HRD ministry along with the Ministry of Rural Development and Panchayati Raj have agreed to link higher education institutions with rural development processes under उन्नत भारत अभियान। मतलब ये जो प्रोग्राम है इसके तहत HRD मिनिस्ट्री और बाकी ये दो मिनिस्ट्री मिलके जो हमारे देश की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इनको लिंक करना चाहती है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है जी। यही न्यूज़ थी उस दिन पीआईबी में, सो हमने इस वजह से ये क्वेश्चन ऐड किया था। तो देखिए इसमें क्या करना है कि जो मतलब जो पंचायत लेवल पे जो कोई भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट है इनको लिंक करना है, सो दैट इनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो सके, जो कोई भी बेस्ट प्रैक्टिसेस ये अपनाते एक इंस्टीट्यूशन वो दूसरे की तरफ पहुंचाया जा सके, इसलिए ये सब किया गया है। तो ये बात मतलब थर्ड स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पे एचआरडी मिनिस्ट्री है, यहाँ पे भी एचआरडी मिनिस्ट्री है, तो हम लगा सकते हैं गैस कि अगर ये पता हो तो ये मतलब फिक्स ही है। तो ये भी पता, ये भी सही है कि एचआरडी मिनिस्ट्री के तहत ये उन्नत भारत अभियान आता है, और ये किस लिए, तो अपलिफ्टमेंट ऑफ रूल ऑफ इंडिया। तो ऑल स्टेटमेंट जो इसके सही है। 10th क्वेश्चन देखते हैं कि आधार कार्ड के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट इज आधार इज अ 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिटी नंबर इशूड टू ऑल इंडियन रेसिडेंट बेस्ड ऑन देयर बायोमेट्रिक्स ओनली। तो देखिए क्या है ना कि ये यूपीएससी ये कितने डिजिट का है वगैरह ये तो नहीं पूछेगी, लेकिन हमने ये जस्ट ऐड कर दिया था कि हमें मतलब एक जानकारी हो, इसलिए ये यूपीएससी ऐसे 12 डिजिट है, 10 डिजिट है, ये जो क्वेश्चन नहीं पूछेगी। ये क्वेश्चन बैंकिंग में आता है, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ बायोमेट्रिक पे जो आधार कार्ड मिलता है क्या नहीं। तो आप जानते होंगे कि सिर्फ बायोमेट्रिक पे नहीं मिलते, मतलब बायोमेट्रिक मतलब हमारे रेटिना स्कैन, फिंगरप्रिंट, ये इस पे मिलते नहीं है, हमें हमारे एड्रेस का भी प्रूफ देना होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज द डाटा इज कलेक्टेड बाय UIDAI, दैट इज यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ठीक है। तो ये आप जानते होंगे कि UIDAI के द्वारा ये डाटा कलेक्ट किया जाता है, जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अब बन गई है। मतलब जब हमारा 2016 में आधार एक्ट आया था तो उसके बाद ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बन गई थी। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट इज आधार इज अ नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, इट डजंट इटसेल्फ ग्रांट एनी राइट टू डोमिसाइल ऑफ इंडिया, मतलब ये कोई सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है आधार जो है वो, और ऐसे भी कोई बात नहीं कि ये जो हमारे डोमिसाइल से इंडियन को इनको कोई राइट देता है। तो थर्ड और सेकंड स्टेटमेंट जो है ये आधार के बारे में सही है। सो आंसर है हमारा सी। अब हमारे क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम 12th अप्रैल 2017। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज जो हमारे डिवोर्स है इस्लाम के धर्म में, तो इनके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताएं। तो देखिए फर्स्ट क्या है, इन अ क्लासिक इस्लाम लॉ तलाक रेफर्स टू द हस्बैंड्स राइट to dissolve the marriage by simply announcing to his wife that he repudiates her, मतलब तलाक जो है वो हस्बैंड का राइट है, जिसमें सिर्फ हस्बैंड डिसाइड करता है कि वो विमेन को डिवोर्स देना चाहता है या नहीं। तो ये ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज खूल इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप
ऑफ डिवोर्स दैट इज इनिशिएटेड बाय वाइफ, मतलब खुल जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप है पहली बात तो, और इसको इनिशिएट कौन करती है, वाइफ, ठीक है। तो मतलब खुल ये एक काइंड ऑफ विमेन का राइट है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो ये बात सही है कि ये तलाक जो है वो हस्बैंड का राइट है, और खुल जो है इसमें वाइफ इनिशिएट करती है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्चुअल टाइप है, मतलब दोनों की सहमति इस पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, इसका आंसर जो है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, कि हमारा ग्रुप ऑफ 7 जो है G7, इसमें कौन, इनमें से कौन पार्ट नहीं है, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। देखिए इंडिया पार्ट नहीं है, रशिया भी पार्ट नहीं है, मतलब ये पहले जब G8 था तब रशिया इसका पार्ट था, लेकिन उसने जब क्रीमिया का एनेक्सेशन कर दिया तो इसके बाद रशिया को इस ग्रुप से मतलब निकाल दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, यूएसए तो ऑब्वियस है, अमेरिका होगा ही, साथ ही साथ इटली भी है, ठीक है, मतलब 4 और 5 है, और चाइना नहीं है। तो 1, 2, 3 एंड 6 ये जो है ना, ये आंसर है हमारा कि ये ग्रुप ऑफ 7 G7 का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए G7 का पार्ट कौन है, कनाडा है, यूएसए है, यहाँ पे यूके है, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड लास्ट इज जापान। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये G7 का पार्ट है। पहले रशिया भी था, रशिया को अब नहीं है, रशिया G7 का पार्ट नहीं है। चाइना नहीं है G7 का पार्ट, ठीक है, ये याद रखिए, चाइना G7 का पार्ट नहीं है। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थेस्पिस ये क्या है, ये रिसेंटली न्यूज में था, तो ये क्या है, देखिए ये है हमारा पहला फर्स्ट एवर माइक्रो ड्रामा फेस्टिवल है जी। हमें इस क्वेश्चन के बारे में ना फेसबुक पे हमारे एक मित्र ने पूछा था कि क्या इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकते हैं जी। क्या है ना कि ये हमारा मतलब ड्रामा है, तो ड्रामा जो है ना वो हमारा आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, और देखिए कि आर्ट एंड कल्चर को इन्होंने करंट के साथ, हमने ये करंट से मिक्स किया था। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब ऐसी बात नहीं कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, लेकिन हो सकता है कि होगा, मतलब पूछा जाए, तो हमने करंट के हिसाब से ये क्वेश्चन को ऐड कर लिया था। थेस्पिस इंडियाज फर्स्ट एवर माइक्रो ड्रामा फेस्टिवल, और माइक्रो ड्रामा मतलब क्या है कि इसमें जो सबसे बड़ा ड्रामा होगा वो होगा मोर द मैक्सिमम 10 मिनट्स का, और जो सबसे छोटा ड्रामा है वो होगा सिर्फ 42 सेकेंड्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, लेप्रेसी के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए पहला क्या है, लेप्रेसी को हैंसेन डिसीज इस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है, इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्री, मतलब ये जो है ना कि ये लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन होता है इससे लेप्रेसी में, और साथ ही साथ इस ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड इज लेप्रेसी इज इनक्यूरेबल डिसीज, तो ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। ओके, तो फर्स्ट सही है कि ये याद रखना है कि लेप्रेसी को हैंसेन डिसीज इस नाम से भी जाना जाता है, और ये लेप्रेसी होता किस वजह से, तो बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो सेकंड जो है वो भी सही है, लेकिन थर्ड इनकरेक्ट है कि ये जो है ना ये क्योरेबल है। इसमें लेप्रेसी के 2 टाइप होते हैं, और उन दोनों के लिए अलग अलग दवाइयाँ जो है वो अवेलेबल है, और इनका कोर्स भी मतलब पहला 2 पार्ट है ना, उनमें भी एक के लिए 6 महीना और दूसरे के लिए 12 महीने लगते हैं जी। मैं उन दोनों पार्ट्स के नाम अभी आपको नहीं बता सकता, मुझे याद नहीं आ रहे वो नाम, आप चाहे तो हमारे रेगुलर वीडियो में देख सकते हैं। और इसके साथ मतलब ये दवाइयों के साथ WHO भी इसके लिए दवाई जो है वो प्रोवाइड करता है फ्री में, तो ये क्योरेबल है इन दवाइयों से, ठीक है। तो फर्स्ट थर्ड जो है स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है, सो हमारा आंसर है बी, दैट इज 1 एंड 2। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हमें संपदा इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से बताना है। तो संपदा क्या है, इट इज अ रिवैम्प्ड नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग के बारे में ये मिशन है। और संपदा का फुल फॉर्म क्या है, स्कीम फॉर एग्रो मराइन प्रोड्यूस प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, ठीक है। ये चाहे तो याद रखिए संपदा, और ये क्यों था, तो फूड प्रोसेसिंग, हमारे यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो उतनी बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं हुई है अब तक, तो इसके लिए ये जो संपदा है ये मिशन जो है वो नेशनल मिशन लाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, तो आर्टिकल 19 के तहत हमारे कौन से राइट है ये हमें बताना है। तो देखिए पहला क्या है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये बात तो सही है, ये 19 के तहत आता है। नेक्स्ट इज राइट टू नो, तो ये बात भी सही है, ये हमें पता नहीं होता, राइट टू नो जो है ना वो भी हमारे आर्टिकल 19 के तहत आता है, और इसी के बारे में हिंदू में एक न्यूज़ थी तो हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया था। थर्ड देखते हैं कि रेसिडेंस एट एनीवेयर इन द कंट्री, तो ये भी है, और फ्री मूवमेंट इन द कंट्री, तो ये भी है, मतलब ये 19 के तहत आता है। फ्री मूवमेंट जी, फ्री मूवमेंट इन द कंट्री है वो 19 के तहत आता है, और फ्री मूवमेंट अवे फ्रॉम द कंट्री मतलब हमारे देश से बाहर जाना है, वो आर्टिकल कौन से आर्टिकल में आता है ये आप हमें बताइए। मैंने ये इसके बारे में आपको रेगुलर वीडियो में बताया था कि ये जो फ्री मूवमेंट अवे फ्रॉम द कंट्री ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये आप हमें कमेंट में बताइए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
कालीगत पेंटिंग बिलोंग्स टू, तो ये कालीगत पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करती है? वेस्ट बंगाल से, ठीक है, याद रखिए कालीगत पेंटिंग वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज वेमनाड जो है, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो वेमनाड क्या है? ये फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये रामसार साइट है। नेक्स्ट क्या है कि वेमनाड जो है इज लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, लॉन्गेस्ट लेक है ये हमारी। थर्ड क्या है कि नेहरू ट्रॉफी बोट जो है, ट्रॉफी रेस बोट, ये इसी एरिया में कंडक्ट की जाती है, इस लेक में, दैट इज वेमनाड लेक में। एंड नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आइडेंटिफाइड द वेमनाड वेटलैंड अंडर नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। मतलब पहला है कि ये रामसार साइट है और लास्ट है कि ये नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत भी आता है। तो देखिए वेमनाड जो है वो रामसार साइट है, ये बात सही है, साथ ही साथ ये लॉन्गेस्ट लेक है हमारे देश की, ये बात भी सही है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो है वो यहाँ पे वेमनाड में कंडक्ट की जाती है, थर्ड भी सही है। ये हमने क्यों ऐड किया था? तो हमने बताया था कि कुछ स्टेट पब्लिक एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, सो हमने ये क्वेश्चन ऐड कर, थर्ड स्टेटमेंट ऐड कर दिया था। एंड नेक्स्ट इज कि हमारे देश ने इसको नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत वेमनाड को ऐड कर दिया है, तो स्टेटमेंट 4 भी सही है। तो ये सभी बातें इसके बारे में याद रखिए। इसका आंसर है डी, ऑल करेक्ट। देखिए ये जो है ना, ये केरला है और यहाँ पे ये जो रीजन है ये है वेमनाड का, ठीक है, ये आप ऐसे देख सकते हैं, इसमें एक छोटा सा यहाँ पे पानी भी है, यहाँ पे है, तो ये रीजन है वेमनाड का। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में कर दी थी, तो ये कब तक थी? ऐसा ये क्वेश्चन है, मतलब ये कब तक बंगाल का जो पार्टीशन था वो कब तक लास्ट था, मतलब कब तक हुआ, वैसे ही था। तो देखिए फर्स्ट, ये हम इसका डायरेक्टली आंसर ही बता देते कि जब किंग जॉर्ज जो थे ना वो हमारे यहाँ पे आए थे दिल्ली दरबार में, तो 1911 में, तब तक ये दिल्ली पार्टीशन ऑफ बंगाल वैसे ही था, और इसको बाद में तब 1911 में कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। तो सेकंड आंसर है इसका। नेक्स्ट इज व्हाट इज पिंक होयसला। तो पिंक होयसला क्या है कि ये जो बेंगलुरु में है ना, मोलेस्टेशन के केसेस अभी बहुत सामने आ रहे थे। हम जानते हैं कि जो हमारा न्यू ईयर की ईव पे भी ऐसे ही एक केस सामने आया था, तो इसी के तहत यहाँ की पुलिस ने ये पिंक होयसला नाम से पेट्रोलिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें विमेंस के द्वारा ही ऐसे विमेंस को कुछ गाड़ियाँ, पुलिस विमेंस जो है इनको गाड़ियाँ प्रोवाइड कर दी है, जो भीड़ भाड़ की एरिया जो होती है जहाँ पे विमेंस अक्सर देर रात तक होती है काम करने के लिए वगैरह, तो वहाँ पे विमेंस की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए ये गाड़ियाँ, पेट्रोलिंग सिस्टम ये बनाई गई, जिसका नाम है पिंक होयसला, बेंगलुरु में है ये, याद रखिए। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन फ्रॉम 13 अप्रैल 2017। सो देखिए पहला क्वेश्चन है एनएचआरसी के बारे में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है एनएचआरसी के बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो पहला क्या है कि एनएचआरसी हैव अ कंडीशन दैट अ चेयरपर्सन शुड बी प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज इट इज अ ऑटोनॉमस पब्लिक बॉडी। एंड लास्ट इज एनएचआरसी कांट टेक सो मोटो एक्शंस, इट नीड डिटेल कंप्लेंट। तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं, रिटायर्ड सीजीआई चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट सही कि ये ऑटोनॉमस पब्लिक बॉडी है, और थर्ड जो है वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो है ना सो मोटो एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, मतलब ये डिटेल कंप्लेंट्स होगी तो अच्छा ही है, लेकिन साथ ही साथ ये सो मोटो एक्शंस ले सकते हैं। मतलब फर्स्ट एंड थर्ड इनकरेक्ट है और सेकंड ही करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो इनकरेक्ट पूछा है, सो आंसर इज बी, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट इज अलमट्टी डैम इज सिचुएटेड एट, तो ये कहां पे है? कृष्णा रिवर कर्नाटका में, अलमट्टी डैम कृष्णा रिवर कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिसेफ के बारे में हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए यूनिसेफ क्या है? इट इज अ प्रोग्राम एम्फसाइज डेवलपिंग कम्युनिटी लेवल सर्विसेज टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन। मतलब हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको अच्छी हेल्थ हो और साथ ही साथ उनका वेलबींग अच्छे से हो, इसके लिए यूनिसेफ काम करता है। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, मतलब ये यूनिसेफ का पहला नाम था, वॉज क्रिएटेड टू प्रोवाइड इमरजेंसी फूड एंड हेल्थ केयर टू चिल्ड्रन इन द कंट्रीज दैट हैड बीन डिवास्टेटेड बाय वर्ल्ड वॉर 1। मतलब ये जो हमने कहा कि ये यूनिसेफ का पहला नाम था, ये जो यूनिसेफ था ये वर्ल्ड वॉर 1 के जो कोई बच्चे वगैरह इनको हेल्थ केयर, जो इस वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से जो जिन बच्चों की हेल्थ वगैरह खराब हो गई थी, तो उनको मतलब हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये बनाया गया था, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। तो ये सेकंड इनकरेक्ट है, फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिए, यूनिसेफ यूनिसेफ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था। सो इसका आंसर है ए, दैट इज 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 इज सतलज यमुना लिंक कनाल कौन से दो रिवर्स को ज्वाइन करता है? तो स्टेट को ज्वाइन करता है। तो ये देखिए इसका आंसर है पंजाब एंड हरियाणा। याद रखिए सतलज यमुना लिंक कनाल पंजाब और हरियाणा के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, एचआईवी बिल के बारे में हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए क्या है कि एचआईवी बिल will bring legal accountancy and establish a formal mechanism to probe discrimination complaints against those who discriminate against such people। मतलब इसमें क्या किया गया है कि जो कोई भी ऐसे HIV एड्स
बाधित पीपल को अगर कोई डिस्क्रिमिनेट करता है तो इनके बारे में ये लीगल अकाउंटेबिलिटी बनाता है, मतलब कोई भी अगर डिस्क्रिमिनेशन करता है तो ये लीगली मतलब कुछ प्रोविजंस इसके बनाए गए कि इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, इसके बारे में ये है ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बात सही है। नेक्स्ट इज there are approximately 21 lakh persons estimated to be living with HIV in India। तो ये जो स्टेटमेंट था ना ये हमने जानबूझ के ऐड किया था सो दैट ये आपको मतलब एज ए स्टैट भी पता चल जाए, स्टैटिस्टिक भी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एक्चुअली आई थिंक राज्यसभा में या लोकसभा में एक आंसर देते हुए जो हमारे कोई मिनिस्टर थे इन्होंने बताया था। तो ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी आंसर करेक्ट है, तो इसका आंसर जो है वो है सी, दैट इज 1 and 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 जी, एनजीटी के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए पहला क्या है, NGT has been established under the NGT Act 2010 for effective and expeditious disposal of cases related to environmental protection and conservation of forest। तो ये NGT कब बना था, तो ये बात सही है कि NGT Act 2010 के तहत ये बनाया गया था। और क्यों बनाया गया था, जी सुप्रीम कोर्ट पे बहुत ही ज़्यादा केसेस का बर्डन हो गया था तो ये कम करने के लिए NGT बनाया गया था। तो ये बात फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट इज द ट्रिब्यूनल इज बाउंड बाय प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एंड नेक्स्ट इज न्यू दिल्ली इज अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग फॉर ट्रिब्यूनल। तो इसका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही है कि न्यू दिल्ली में इसका प्रिंसिपल सिटिंग प्लेस है ट्रिब्यूनल का। एंड सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से बाध्य है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो हमारा डिसीजन जो है वो ना सिर्फ नेचुरल जस्टिस पे होनी चाहिए, मतलब सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। 1 and 3 करेक्ट है। न्यू दिल्ली इसका प्रिंसिपल प्लेस है सिटिंग का ट्रिब्यूनल का, और इसके साथ साथ पुणे में है आई थिंक, और जयपुर में आई थिंक। मैं इसके बारे में आपको कमेंट्स में बताता हूँ बाकी जो 4 है वो कहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ECI के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए ECI के बारे में करेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इज ECI ऑफ इंडिया इज अ परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी। नेक्स्ट इज द CEC कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली बाय प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज ऑल द इलेक्शन कमिश्नर हैव इक्वल से इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए पहला इनकरेक्ट है क्योंकि आप जानते हैं ECI जो है हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और आर्टिकल 324 के तहत इसको बनाया गया है। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। सेकंड भी इनकरेक्ट है क्योंकि इनको प्रेसिडेंट नहीं निकाल सकते, इनके लिए इम्पीचमेंट प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, इम्पीचमेंट प्रोसीजर है, सेकंड इनकरेक्ट है। थर्ड जो है ये बात सही कि मतलब यहाँ पे 3 कमिश्नर है इलेक्शन कमिश्नर, मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन इनमें इक्वल से होता है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इनकी राय जो है वो ओवरराइड कर सकते हैं। इनमें तीनों में सहमति मैक्सिमम मतलब 2:1 ऐसे होगा तो ही कोई डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। तो इक्वल राइट है, इनको इक्वल से है कहने के लिए। तो 3 जो है वो ये बात सही है, डी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो है वो किसके द्वारा डिक्लेयर की जाती है, तो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। याद रखिए वर्ल्ड बैंक द्वारा ये रैंकिंग डिक्लेयर की जाती है। नेक्स्ट इज इन व्हाट वे डज द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल पार्लियामेंट कैसे रखता है, तो पार्लियामेंट्री कमिटीज से, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमिटीज हमारे यहाँ पे ढेर सारी कमिटीज है, उनसे ये हमारा पार्लियामेंट जो है वो एक्सरसाइज करता है कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रामीण कृषि मौसम सेवा प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे इंप्लीमेंट किया, तो ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड तो IMD के साथ यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, ठीक है। ये याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, कृषि देख के हमारा फार्म जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री लग सकता है, साथ ही साथ ग्रामीण देख के रूरल लग सकता है, लेकिन ये दोनों नहीं है, इसके पीछे जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ग्रामीण कृषि मौसम सेवा प्रोजेक्ट। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन फ्रॉम 14 अप्रैल 2017। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो हमारा क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इलेक्ट्रिसिटी होता है इसके लिए नोडल एजेंसी, नोडल बॉडी कौन सी है, तो ये है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ये अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पद्मा अवार्ड्स के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बता रहे हैं। तो देखिए पहला क्या है, पद्मा अवार्ड्स वेर इंस्टीट्यूटेड in the year 1954 and these awards have been continuously announced every year on Republic Day since 1954। मतलब ये 1954 को स्टार्ट कर दिए गए थे और इसके बाद ये हर साल लगातार 26 जनवरी के दिन ये अनाउंस किए जाते हैं, ऐसा पहला स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द अवार्ड इज गिवन इन द 3 कैटेगरीज, दैट इज पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, मतलब ये इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर है और ये 3 कैटेगरी है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज नो कैश अलाउंस और एनी फैसिलिटी बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ कंसेशन एक्सेट्रा, दैट इज रेलवे और एयर, ये इसके साथ मिलता है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये देखिए सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, लेकिन ये यहाँ पे ये जो है ना कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअसली नहीं है, इनमें 2 बार बीच में ब्रेक था जो था मोरारजी देसाई सरकार द्वारा 1978 से 1979 तक, और बाद में फिर से 1993 से 1997 तक ये
दिए नहीं गए थे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 जी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इनके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए इसके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये अच्छे से याद रखिए। इनके बारे में प्रेसिडेंट, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर हमीद अंसारी सर, इन्होंने एक जगह पे इनके बारे में कोई स्पीच दिया था। जी देखा कीजिए, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ना हमीद अंसारी सर, इनके स्पीचेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप इनको मेंस में यूज़ कर सकते हो। इनके हमारे मोहम्मद अंसारी सर, इनके स्पीचेस देखा कीजिए, बहुत अच्छे होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ही वॉज फ्रॉम द कुतुब शाह डायनेस्टी ऑफ गोलकोंडा, तो ये बात सही है, जैसे हमने कहा सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट इज ही फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद ऑन द सदर्न बैंक ऑफ मूसी रिवर, मूसी रिवर याद रखना है, हैदराबाद बनाया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट इज ही बिल्ड द आर्किटेक्चरल सेंटरपीस ऑफ हैदराबाद, दैट इज चार मीनार। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ये देखिए यहाँ पे ये सिटाडल के बारे में हमने बताने के लिए ऐड की थी। ये गोलकोंडा फोर्ट है जो हमने अभी क्वेश्चन में देखा, और ये चार मीनार है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जी, जब जालियनवाला बाग मैसेकर हुआ था तो वॉइसरॉय कौन थे? वॉइसरॉय कौन थे, ऐसा हमारा क्वेश्चन था। देखिए इसका आंसर जो है वो थे चेम्सफर्ड, लॉर्ड चेम्सफर्ड, ये इसके तब वॉइसरॉय थे। ये जो जनरल डायर थे, ये इनका नाम था। इन्होंने ये जालियनवाला बाग इन्होंने फायरिंग के लिए अटैक किया था, मतलब फायरिंग के लिए आदेश दिए थे। और ये जो है ना मॉन्टेग्यू चेम्सफर्ड, सॉरी मॉन्टेग्यू, एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, ये तब हमारे भारत मंत्री थे। ठीक है, ये याद रखिए। तो ये इसका आंसर जो है वॉइसरॉय ये थे, चेम्सफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा जी, ये बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2017 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आंसर है इसका बी। याद रखिए, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज हमें ई नाम के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए पहला क्या है, नाम, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल which networks the existing APMC mandis to create the unified नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज, तो ये बात सही है। नेक्स्ट इज द नाम पोर्टल प्रोवाइड्स अ सिंगल विंडो सर्विस फॉर ऑल एपीएमसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, तो ये बात भी सही है, सिंगल विंडो सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये स्टेट और नेशनल लेवल पे। एंड नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी इन एंड और नियर द सिलेक्टेड मंडी टू फैसिलिटेट द विजिटिंग फार्मर्स टू एक्सेस द फैसिलिटी ऑफ मंडी इटसेल्फ, मतलब ये जो सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी जो है वो यहाँ पे मंडी के भीतर ही प्रोवाइड करनी है, ऐसा प्रोविजन जो है इस ई नाम के तहत बनाया गया है। ये भी सही है, मतलब इसके तीनों स्टेटमेंट सही है जी। ई नाम के बारे में अच्छे से देख लीजिए, हो सकता है इस पे प्रीलिम में क्वेश्चन आ सके। सो इसका आंसर है दैट इज ए 1, 2 एंड 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज हमें WHO के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो देखिए WHO इज एस्टैब्लिश आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 एंड इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द WHO ये एजेंसी नहीं है UN की, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये बात सही कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये UN की एजेंसी है। ऑलराइट, ये UN की एजेंसी है, तो स्पेशलाइज एजेंसी है ये UN की, जो हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट में काम करती है। तो 1 करेक्ट 2 इनकरेक्ट, हमें कौन सा पूछा है? करेक्ट पूछा है, सो आंसर है ए ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, कौन से आर्टिकल को डॉक्टर अंबेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट ये कहा था? तो ये कहा था आर्टिकल नंबर 32 को। ठीक है, ये याद रखिए, आर्टिकल 32 सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, द पावर टू एनलार्ज द jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट of the India with respect to any matter included in the union list of legislative powers is rest with, मतलब ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसका जुरिस्डिक्शन बढ़ाने का काम कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है पार्लियामेंट। ठीक है, और ये सिर्फ पार्लियामेंट जो है ना, ये सिर्फ जुरिस्डिक्शन बढ़ा सकता है, कम नहीं कर सकता। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन की कौन सी कैटेगरी नहीं आती, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो देखिए शिशु कैटेगरी होती है, युवा किशोर कैटेगरी होती है, तरुण भी होती है, लेकिन युवा नहीं होती, ये याद रखिए, युवा कैटेगरी नहीं होती PMMY के तहत। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट डे, दैट इज 15 अप्रैल 2017। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में हमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। तो फर्स्ट इज PMLA Act 2002 is Act of Parliament of India enacted to prevent the money laundering and to provide the confiscation of property derived from money laundering। तो ये हमने कल ही देखा था, ये आप समझ गए होंगे कि हमने ये अच्छे से एक्सप्लेन किया था मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होता है, ये सभी प्रोसेस। नेक्स्ट इज बेसल कमेटी ऑल्सो वर्क्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये बात सही है, ये हमने बेसल कमेटी इसकी जो वेबसाइट थी इसी पे यही से लिया था ये स्टेटमेंट। एंड नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द PMLA Act 2002 ED हैज टू प्रूव दैट alleged proceeds of the crime are in fact
अनलॉफुल प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे ऐसे कहा है कि ईडी को ये प्रूव करना होता है कि जो कोई प्रॉपर्टी है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत हमने इन्होंने जब्त की हुई, ये अनलॉफुल प्रॉपर्टी है। तो ये बात इनकरेक्ट है कि ईडी को नहीं प्रूव करना होता, जो कोई अक्यूज्ड है इसको प्रूव करना होता है कि ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ये लॉफुल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसका डी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सो हमें करेक्ट पूछा है तो इसका आंसर है 1 and 2 ओनली। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट इज जी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत कौन से राइट इंक्लूड किए गए? तो देखिए इसके चारों राइट इंक्लूड किए गए। हम डायरेक्टली इसके आर्टिकल देख लेते हैं। जी देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस ये है आर्टिकल 25। साथ ही साथ फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन ये भी आर्टिकल 25 के तहत आता है। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट फोर्स एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ये आता है आर्टिकल 28 के तहत। एंड लास्ट इज राइट टू फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, ये आता है आर्टिकल नंबर 27 के तहत, ठीक है। अच्छे से याद रखिए हमारे सभी फंडामेंटल राइट्स। जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें इनकरेक्ट मैचेस कौन सा है ये बताना है। तो देखिए पहला मिशन क्या था, 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन। ये किस लिए है? तो जो हमारे मतलब मोबिलाइज करना है 100 मिलियन यूथ और बच्चों को, किस लिए? तो जो हमारे पूरे वर्ल्ड के जो 100 मिलियन ऐसे अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जिनको चाइल्ड लेबर के काम करना पड़ता है, तो इनको इस काम से दूर करने के लिए, मतलब एजुकेशन वगैरह बाकी प्रोवाइड करने के लिए ये मिशन चला गया है। और किसके द्वारा? तो आईएलओ के द्वारा, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज मिशन 11 मिलियन, ये किसके लिए है? तो स्कूल स्पोर्ट आउटरीच प्रोग्राम, और ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये कैंपेन जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नहीं, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। और सेकंड जो है ये बात सही है, मतलब फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। हमें इनकरेक्ट पूछा है, सो आंसर इज ए 1 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। जी हमें कौन सी प्लेसेस रिसेंटली जो न्यूज़ में थी इनको मतलब सही मैच है ये बताना है। तो नांगरहर प्रोविंस ये अफगानिस्तान में, यहाँ पे अभी अमेरिका ने अटैक किया था, जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब GBU-43 इससे अटैक किया था। तो ये बात सही है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इदलिब जो है वो इराक में नहीं, ये सीरिया में है। अशगाबाद जो है वो सीरिया में नहीं, ये देखिए यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान में है ये अशगाबाद, ठीक है। तो ये याद रखिए कहाँ पे। और मैंने ना कल बताते वक्त मैंने गलती कर दी थी, ये ऐसे है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान। तो ये कुती ऐसा है ये, एंड यहाँ पे ऐसे ये कुता है। मैं ये कल इसको कुती कह रहा था, ठीक है। दोनों बार में मुझसे गलती हो गई थी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये याद रखिए। और ये ये कल इसके बारे में हमने क्वेश्चन पूछा था कि ये कौन सा देश है, तो ये रशिया है। और बहुत सारे लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है, सो थैंक यू सो मच। हम जो बाकी भी आंसर है इनके जो आंसर है हमारे रेगुलर दैट इज मंडे की वीडियो में हम इसके आंसर जो है वो बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हमारा, पार्किंसन डिसीज इट इज रिलेटेड टू। तो पार्किंसन डिसीज जो है वो ब्रेन से रिलेट करता है, तो ये बात याद रखिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, जो अभी हमने कहा GBU-43 ये न्यूज़ में था, तो ये क्या है? तो ये लार्जेस्ट नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है, ठीक है। गैर परमाणु बॉम्ब है ये, याद रखिए GBU-43। नेक्स्ट इज वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी इज अपॉइंटेड बाय। तो ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? गवर्नर द्वारा। और गवर्नर जो है वो खुद इस यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं, याद रखिए ये बात। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, H1N1 ये किससे रिलेट करता है? तो स्वाइन फ्लू से, ठीक है। H1N1 स्वाइन फ्लू। नाइन्थ क्वेश्चन इज ऑन कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने जो ये उनका मिशन था, मतलब प्लान जो था, इसके तहत वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारे लिए क्या प्रावधान बनाया गया था? तो हमें ये डोमिनियन स्टेटस देना चाहते थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिले, ऐसा इनका प्लान था। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दैट डे कि जो हमारी नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट क्या था कि ये सेटअप कर दी गई थी 1989 में, और ये स्टेचुटरी बॉडी है। नेक्स्ट इज इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए ये मैंने कल भी बताया था, आज फिर से बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए ये कॉर्पोरेशन है, और कॉर्पोरेशन अक्सर कोई कंपनी वगैरह होती है उसके नाम के पीछे होता है कॉर्पोरेशन, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो नहीं सकती। ऑलराइट, कॉर्पोरेशन होने की वजह से। तो अगर ये हमें पता भी नहीं होगा कि ये कब बनाई गई थी, तो भी इसका आंसर हम गलत है ये बता सकते हैं। और देखिए शेड्यूल कास्ट है, तो ये ऑब्वियस है कि सोशल जस्टिस के तहत आएगा, मतलब फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकेंड करेक्ट है, ये हम ऐसे लॉजिकली बता सकते हैं। सो इसका आंसर जो है वो है बी। और ये जो है ना NSCFDC ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है, ये याद रखिए। तो ये थे हमारे आज के सभी क्वेश्चन। जी हमने अच्छे से रिवीजन कर ली होगी आई होप। सो मिलते हैं कल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एंड कमेंट में हमें बताइए जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा राइट है देश से बाहर जाने का, वो कौन से आर्टिकल के तहत हमें दिया गया है। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, एंजॉय योर संडे।